शून्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। और चूंकि आपको पता ही है, जो 5,000 आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके मेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उचित और अच्छे सिद्ध हो सकते हैं, जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है उसमें हिंदी की क्लास की बात हम आज शुरुआत करेंगे। हिंदी के जो पेपर होंगे, आपने सिलेबस वगैरह शेड्यूल वगैरह देख लिया होगा, ठीक है। तो उसका जो पहला पेपर है, हम एक पेपर को 2 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे और लास्ट में जो पेपर होंगे पूरा एक साथ करेंगे उसको। ग्रामर ए पार्ट और कंपोजिशन बी पार्ट। तो पहला पार्ट है ग्रामर। पहले पेपर का जो पहला पार्ट है उसकी आज अपन बात करेंगे, ठीक है। देखिए, जनरली समस्या क्या होती है इसके अंदर, और पहली क्लास से पहले, थोड़ा पेपर से पहले थोड़ी बात करने की आवश्यक है अपनी, वो ये है कि हमें जो जहाँ से हम पढ़ते हैं, जिन नोट्स से पढ़ते हैं, जिन बुक्स से पढ़ते हैं, ठीक है, उनमें से कुछ चीज़ों को छांटना पड़ता है पढ़ने के लिए, वो हम कर नहीं पाते हैं। फिर जब सामने 2 3 4 चीज़ें एक जैसी आती है तो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। और हमारे पास में ऐसे साधन और या ऐसे लोग भी बहुत कम हैं जो चीज़ों को छांट के बता सके कि भाई ये गलत है, ये सही है, इसको आरबीआई ने सही माना है, इसको नहीं माना है। वो चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत आवश्यक चीज़ है, ठीक है। तो हम जो इसमें प्रश्न डाल रहे हैं इसके अंदर, वो सारे वो प्रश्न हैं जो इससे पहले परीक्षाओं में पूछे हुए हैं। लगभग कुछ प्रश्न ऐसे जो नए ऐड भी हुए हैं इसके अंदर, लगभग प्रश्न है जो पुरानी परीक्षा में पूछे हुए हैं, और उनमें कैसे गलती करवाने का प्रयास करता है। एक हिंदी का जो कोर टीचर होता है जो आपका पेपर बनाएगा, वो क्या चाहेगा, इस प्रश्न में आप क्या गलती करो, उन गलतियों को सुधारने का काम हम करेंगे यहाँ पर। पढ़ा आपने खूब सारा है, वही किताबें पढ़ने वाली सारी जो हम पढ़ते हैं, ठीक है। फिर भी उसके बाद भी अपना प्रश्न गलत होता है, वो क्यों होता है और कैसे नहीं हो, उनकी बात हम यहाँ करेंगे। जैसे हम कुछ प्रश्न सॉल्व करेंगे, आपको दिखे जाएगा किस प्रकार से। जो हमारे ऑनलाइन क्लास वगैरह है, जो कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, जो हमसे पढ़ रहे हैं, उनको पता ही होगा इसके बारे में, ठीक है। चलो बात करते सीधे पढ़ते हैं इसके अंदर। तो देखिए, आप मार्गदर्शन है अपने टेस्ट पहले का पार्ट 1, ठीक है। अब देखिए, हमारी शुरुआत होती है संधि से। जो प्रश्न आते हैं, तो निम्नलिखित शब्दों की संधि कीजिए। तो पहला शब्द क्या था? मनः प्लस प्रसाद। तो यहाँ गलती से कई बार लोग कर देते हैं मनोप्रसाद, क्योंकि हमारे विसर्ग संधि में एक आदत होती है कि या तो अपन ओ लगाते हैं या अपन र लगाते हैं। और एक बात और, तो अपन शब्द भी गलत होता है जब भी वाक्य शुद्धि की बात होगी, हम शब्द आएगा, आप शब्द आएगा, अपन शब्द नहीं आएगा। चलो, तो शब्द क्या है? मनः प्लस प्रसाद। प्लस के पहले क्या आ रहा है? विसर्ग। हमने क्या बात की, बताओ नियम क्या था इसका? प्लस के पहले क्या आ रहा है? विसर्ग। उसके पहले किसकी मात्रा आ रही है? अ। और प्लस के बाद में क्या आ रहा है? प। तो हमने संधि, विसर्ग संधि का नियम पढ़ा था कि प्लस के पहले विसर्ग हो, उसके पहले अ की मात्रा हो, प्लस के बाद में क ख या प फ हो, तो जब संधि होगी तो यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होगा, विसर्ग अपने स्थान पर बना रहेगा। एक शब्द आया था मनः प्लस कामना, याद होगा आपको, मैंने बात की थी। मनः प्लस कामना क्या होगा? मनोकामना, है ना मनः कामना का मनः कामना इसी प्रकार से लिखा जाएगा, चाहे आपको इस प्रकार लिखो या एक लाइन में लिखो, दोनों सही है। मनः कामना, कारण क्या है? प्लस के पहले विसर्ग आ रहा है, उसके पहले अ की मात्रा आ रही है, बाद में क्या आ रहा है? क आ रहा है, तो यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होगा। वो सेम यहाँ पर भी है। शब्द क्या है? मनः प्लस प्रसाद। तो क्या बन जाएगा? मनः प्रसाद, न कि मनोप्रसाद। मेरा कहने का मतलब यह है कि जब भी आपके सामने हिंदी का प्रश्न है तो वहां आपको एक क्षणिक रुकना है। क्यों? क्योंकि अगर आप फ्लो में करोगे तो आप पक्की गलती करोगे, और उसको पता है कि फ्लो में करेगा, यहाँ गलती करेगा, उसी गलती को मैं नहीं करना, बस, ठीक है। वहीं अगर दूसरा देखा आप, छत्र प्लस छाया, देखना आप गाड़ियों के पीछे लिखा देखा होगा, कोई भी नाम लिखा होगा भगवान का किसी का भी, कि उनकी छत्र छाया। तो जहाँ ये वो शब्द होते हैं जो बार बार अपने सामने आते हैं, फिर भी हम गलत कर देते हैं। उसी कारण हम गलत करते हैं, क्योंकि बार बार अपने सामने वो शब्द आते रहते हैं। जैसे आप जूस की दुकान पर देखते हो, शीतल गन्ने का रस पीजिए, हर जगह लिखा होता है, इसलिए एग्जाम में दिया हुआ है। कम से कम 4 5 बार पूछा वाक्य ही है, शीतल गन्ने का रस है। अरे भाई, शीतल तो रस होना चाहिए, गन्ने का शीतल रस। उसी प्रकार यहाँ भी गलती होती है, हर जगह छत्र छाया, छत्र जाया, ठीक है, या मिष्ठान, ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो बार बार अपने, दवाइयाँ अपने आंखों के सामने आते रहते हैं और वो गलत ही आते हैं, इसलिए हम गलत करते हैं। तो इसलिए मैंने क्या बोला था आपको, जब भी संधि की बात करेंगे तो नियम बहुत जरूरी है।
अपवाद को बिल्कुल साइड में अलग से पढ़ना है और नियमों को अलग से पढ़ना है। हमने नियम बिल्कुल अलग पढ़े, आपको याद होगा। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, प्लस के पहले क्या आ रहा है, अ की मात्रा, बाद में क्या आ रहा है, छ। तो यदि प्लस के पहले अ आ रहा है, ठीक है, अ या अ आ रहा है, प्लस के बाद में क्या आ रहा है, छ आ रहा है। प्लस के पहले अ या हो, प्लस के बाद में क्या आएगा, छ। तो जब संधि होगी तो क्या होगा, इनके बीच में आधा छ आ जाएगा। कहां पढ़ा आपने, व्यंजन संधि के अंदर, छत्र छाया, ये शुद्ध होगा। नेक्स्ट, जे प्लस ई, ये पता नहीं क्या आ गया, जे प्लस ई। संधि में तो पढ़ा था, दोनों का अर्थ होता है, दोनों ये होते हैं, है ना। जे प्लस ई, प्लस के पहले क्या आ रहा है, जब में किसकी मात्रा है, ए की मात्रा, प्लस के बाद में क्या आ रहा है, ये बड़ी ई आ रहा है। तो क्या हमने कोई संधि पढ़ी है जिसमें प्लस के पहले ए आ रहा है और बाद में अन्य स्वर आ रहा है। अयादी संधि में क्या हुआ था, चार आया था ना, ए आई ओ औ। ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ए प्लस के बाद में क्या आ रहा है, ई। तो ए के स्थान पे क्या बनेगा, अ, और यह कैसा, अलंत, और आने वाले स्वर की मात्रा इस य में जुड़ जाएगी। तो मात्रा किसकी है, ई कैसी है, बड़ी। तो ये क्या बना यहाँ पर, आई, और ये आई वापस कहाँ आएगा, यहाँ प्लस के स्थान पर। देखिए वापस मैं आप पूरा करके दिखाता हूँ इसको। आप शब्द है जे प्लस बड़ी की मात्रा। अब जब में से ए को बाहर निकाल दो, ये रहा ए, और आगे बड़ी को बाहर निकाल दो, तो यहाँ पर क्या बन गया, केवल ज बच गया पीछे। ठीक है, बड़ी को बाहर निकाल दिया। अब ए के बाद बड़ी आ रहा था, ए के स्थान पे क्या बनेगा, अय। मात्रा किसकी, बड़ी की। बड़ी की मात्रा किस में लगेगी, यह अलंत में। तो यहाँ पर क्या बना, आई। अभी आई कहाँ आएगा, इस प्लस के स्थान पर, अ और ये। अब जोड़ दो इसको, ज में अ जुड़ेगा, ज कैसा हो जाएगा पूरा, और यह में किसकी मात्रा, ई की मात्रा। शब्द क्या बना, जई। यहाँ गलती से लोग जय कर देते हैं, जय नहीं होगा, क्या होगा, ज और ई। ई की मात्रा क्यों आएगी, क्योंकि प्लस के बाद में क्या आ रहा है, ई। हाँ, अगर प्लस के बाद में अ होता तो जय होता, ये हमने पढ़ा भी है, जे प्लस अ जय बना था। इसने क्या दिया है, जे प्लस ई, तो शब्द क्या होगा, जई। और यहाँ हम सोच रहे थे कि यार जई शब्द होता है कि नहीं होता है, सर ने कहा शब्द भी होता है। अरे भाई इसका अर्थ होता है, जई से विजयी नहीं होता अपने, ठीक है, जई शब्द। अब है अगला शब्द, गुरु प्लस औदार्य। ये बहुत बढ़िया शब्द है, इसको मैंने ऊपर देख देखिए आप, गुरु प्लस औदार्य। अब प्लस के पहले क्या आ रहा है, गुरु हमेशा छोटा होता है, पहली बात तो, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। प्लस के पहले क्या आ रहा है, छोटा हुआ आ रहा है। प्लस के बाद में क्या आ रहा है, औ आ रहा है। क्या हमने संधि में ऐसा कोई नियम पढ़ा है जिसे प्लस के पहले छोटे की मात्रा हो, बाद में औ हो, ऊ के अलावा कोई भी स्वर हो, असमान स्वर हो। याद कीजिए आप, जब यण संधि आई थी क्या बात हुई थी, तो प्लस के पहले ऊ है, बाद में ओ है, तो संधि होगी तो ऊ के स्थान पे क्या बनेगा, व आधा। मात्रा किसकी आ रही है, ओ की, तो व में ओ जुड़ गया, क्या औ की, तो क्या बन गया, औ। अब ये औ कहाँ आएगा, उस प्लस के स्थान पर। कौन सा प्लस, ये र आधा है, कहाँ लिखे इसको, अब देखिए शब्द है गुरु प्लस औदार्य, मैं यहाँ लिख रहा हूँ उसको, ठीक है, वो आपने कर लिया, उससे पहले आगे कंटिन्यू अपने, ठीक है, आप वापस पीछे जाकर देख लो उसको, ठीक है, जो भी देखना है आपको। हम इसकी बात कर रहे हैं, गुरु प्लस औदार्य की। देखिए आप, मैंने शब्द लिखा है गुरु प्लस औदार्य, थोड़ा आप ध्यान से देखना इस शब्द को, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, ऐसे शब्द एग्जाम में आते हैं, ठीक है। गलती क्या करते हैं कि हाँ ये लिख देते हैं गुरु औदार्य, क्यों, हमने पढ़ा है ना, महा प्लस औदार्य महोदार्य, फिक्स दिमाग में रहता है, बाद में आ रहा है आगे बना दो। अरे भाई प्लस के पहले ये तो देखो पहले एक बार क्या आ रहा है यहाँ पर, यहाँ प्लस के पहले किसकी मात्रा आ रही है, छोटे ओ की मात्रा, र कैसा हो गया, आधा। आगे क्या आ रहा है, औ, ये प्लस के बाद में औ, औ को बाहर निकाल दिया यहाँ से, यहाँ क्या बचा, दार्य। यही बचा ना, जो प्लस के पहले मात्रा उसको बाहर निकाला। यही तरीका है सॉल्व करने का, ध्यान रखना, सीधे करना ही नहीं है। 4 प्रश्न आएंगे, 4 और 4 दोनों के, ठीक है, और उसको इसी प्रकार से करना है आपको, सीधे किया नहीं, गलत हुआ नहीं, और यहाँ पूरे मार्क्स मिलते हैं इसके अंदर।
एकमात्र हिंदी ग्रामर है जो 50 नंबर का पार्ट है, जिसमें पूरे में से पूरे नंबर आने के चांस है। पूरे में से वैसा कोई एक भी पार्ट नहीं है, तो इसको आप थोड़ा सीरियस लेना। ऐसा नहीं हिंदी क्या कर लेंगे नहीं, करनी है। करनी में कर लेंगे में रात दिन का फर्क होता है। इधर देखिए वापस, तो ऊ के बाद में क्या आ रहा है, औ आ रहा है। अब ऊ के बाद में कोई असमान स्वर आएगा तो ऊ के स्थान पे तो क्या बनेगा, व अलंत, और आने वाली मात्रा इस व में जुड़ जाएगी। तो क्या बना यहाँ पर ये वऊ। अभी वापस कहाँ जुड़ेगा इसको, देख इन दोनों को हमने प्लस के पहले और बाद में को बाहर निकाला, सॉल्व किया, जो उत्तर मिला वापस कहाँ आएगा, इस प्लस के स्थान पर। र कैसा आधा, आगे क्या आ रहा है, यही जुड़ा भी इसमें, और दार्य, ऐसा कुछ शब्द बनेगा। अब यदि किसी शब्द के बीच में आधा र आ रहा है, किसी शब्द के बीच में आधा र आ रहा है, वो बाद में आने वाले पूरे वर्ण के ऊपर रेफ के रूप में जाएगा। शब्द क्या बना, गुर वाउदार्य। आधा र कहाँ आएगा, इसके ऊपर चला जाएगा। आपको इसी प्रकार से लिखना वहां पर, गुरु वाउदार्य, गुरु प्लस औदार्य, गुरु वाउदार्य, ना कि गुरु औदार्य। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये छोटी छोटी मिस्टेक ही होती है वहां पर। हाँ, अगर महा प्लस औदार्य होता है तो महोदार्य होता, पक्का होता। लेकिन सब पहले क्या आ रहा है, आ रहा है, ऊ आ रहा है। आ होता है तो आ और ऊ मिल गया, ऊ ही बनता। लेकिन यहाँ चूंकि ऊ है इसलिए ऊ के स्थान पे क्या बन गया, वह बन गया। ठीक है, अब देखिए अगले शब्द आप, निम्नलिखित शब्दों की संधि कीजिए। शब्द है जगत प्लस जननी। एक शब्द आपने देखा है जगत प्लस ईश, क्या लिखते हो आप, जगदीश। जगत प्लस अम्बा, जगदम्बा। तो जगत प्लस जननी भी अपने लिए क्या हो गया, जगत जननी। सही है ना। क्यों, क्योंकि साहब हमने तो खूब सारे शब्द पढ़ लिए और आ गया, ठीक है, वरना द तो करना ही है, हर जगह द ही हो रहा है। अरे भाई हर जगह नहीं हो रहा है, इसके कुछ नियम होते हैं जो पढ़ने बहुत जरूरी होते हैं। क्या नियम है, यदि प्लस के पहले त या द हो, बाद में ज या ज हो, तो संधि होगी तो क्या होगी, बीच में आधा ज आ जाएगा। तो शब्द क्या बनेगा, जग ज जननी, न कि जगत जननी। अब भले आपने शब्द पहले सुना है या नहीं सुना है, पहली बार देख रहे हो, सही ऐसे ही होगा। अगर आपको संधि का नियम पता है तब आपका पक्का सही होगा, नहीं तो गलती के चांस होते हैं। अगले शब्द पे आओ। शब्द है सट प्लस राग। क्या है, सट प्लस राग। अब क्या होगा देखिए आप इसके अंदर, मैं इसको यहां लिख देता हूं। अब यहां क्या गलती कर रहा था एग्जाम के अंदर, क्यों देगा आपको ये, प्लस के पहले क्या आ रहा है, ट। ट कौन सा वर्ण है, पहला वर्ण। प्लस के बाद में क्या आ रहा है, र। तो संधि का पहला नियम था, पता आपको, यदि प्लस के पहले पहला वर्ण हो, प्लस के बाद में कोई स्वर, किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण या यर ल व होंगे, तो संधि होगी तो पहले का तीसरा बन जाता है। तो ट का तीसरा क्या होता है, ये रहा ड। आगे क्या आ रहा है, रा और ग। अगर आपने ऐसा लिखा, चूंकि ये सही है फिर भी आपका गलत होगा। कैसे, आप सही है तो भी गलत क्यों होगा, क्योंकि ये लिखने का तरीका गलत है। जो भी लुंठित वर्ण है, जब वहां जो आधे होंगे तो उसके नीचे हमेशा हलंत आएगा। फिर अगर र आ रहा है तो र उसके नीचे लगेगा। शब्द क्या बना, सड्राग, इस प्रकार से लिखा जाएगा, ड में र, फिर आगे आके मात्रा। ये कोई चिन्ह नहीं है, ध्यान रखना आप, ये कोई र का चिन्ह नहीं है। जो लुंठित ट ठ ड, जो भी लुंठित लुंठित बोलते, जो नीचे से गोल होते हैं वर्ण, उनको जब आधा लिखा जाता है, अब ये ट है, आधा कैसे लिखो, ऐसे लिखोगे ना, र कैसे जोड़ोगे, ऐसे। प है, आधा प और र है, तो कैसे लिखो, ऐसे लिखोगे। वो सेम इसी को लिखने का तरीका होता है ये। क्लियर है, इस प्रकार लिखा जाएगा। अगर ऐसा लिखा तो आपका गलत मानेगा, वो ध्यान रखना आप। अगर वो काटता है और फिर आप इसको ऑब्जेक्शन करते हो तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे इसके अंदर। क्यों, क्योंकि इसको लिखने का तरीका ये होता है सही। अब देखिए अगला आप, शब्द है दूह प्लस राज। यदि प्लस के पहले विसर्ग है, उसके पहले छोटी या छोटा हुए और प्लस के बाद में र आ रहा है, तो संधि होगी तो छोटी की मात्रा बड़ी बन जाएगी और छोटे की मात्रा बड़ा ऊ बन जाएगा। शब्द क्या बनेगा, दुराज। यहाँ लोग गलती से दुर्राज कर देते हैं। अरे भाई दुर्राज क्या होता है, र तीन चार नहीं होंगे, वो र नहीं आएगा यहाँ पर।
जो पुनः प्लस पुनरीक्षण जो रहा था ना वो र यहाँ नहीं आएगा, आशीर्वाद वाला र यहाँ नहीं आएगा, कौन सा आएगा, दूराज बनेगा। फिर है शब्द एक प्लस तारा। अब आप कहोगे सर ये संधि में कहाँ से आ गया, ऐसा शब्द हमने कभी देखा ही नहीं संधि के अंदर। तो ध्यान रखना कुछ हिंदी की संधियां होती है, कुछ संधियां हिंदी की होती है, जो हमने बात भी की थी, कब प्लस ही, कभी, जब प्लस ही, जभी, ये हिंदी की संधियां बोलते हैं इनको। अलग से छोटा चैप्टर है इसका एक, जो बहुत कम किताब में मिलता है, ठीक है। तो एक प्लस तारा जब संधि होगी तो ए का ई बन जाएगा, शब्द क्या बनेगा, एक तारा। एक तारा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, एक प्लस तारा। अभी तक हिंदी की संधि कुछ एग्जाम में जरूर रही है, आरएस एग्जाम में नहीं दी है, तो हो सकता है एक आधा शब्द आपको इस बार दे दे, क्योंकि धीरे धीरे हमेशा हर पेपर का स्टैंडर्ड रही होता है। आप हिंदी के पुराने पेपर उठा के देखो, आप पहले कैसे आ रहे हैं, अब कैसे आ रहे हैं, रात दिन का फर्क है। अब जनरली हम पढ़ते कैसे हैं कि यार पहले ऐसे आए हैं तो अब भी ऐसे आएंगे, अरे भाई नहीं, इसके एक स्टेप आगे बढ़ो आप थोड़ा सा। कहाँ कहाँ गलती कराएगा, किस प्रकार से पेपर का पैटर्न भी चेंज कर सकता है वो, ठीक है। हम सब बात करेंगे इसके अंदर, जो अपने सारे पेपर होंगे उन सब पेपर में सब तरीके की संभावनाओं का हम टटोलेंगे कि हाँ सब शुद्धि का है इस प्रकार दे सकता है, वाक्य शुद्धि का इस प्रकार से दे सकता है, संधि में है तो ये कुछ चेंज कर सकता है, उपसर्ग प्रत्यय में क्या चेंज कर सकता है वो आदमी करने के लिए। तो उस अकॉर्डिंग पढ़ना अपने को कि एग्जामिनर क्या माइंड सेट से अपने साथ खेलने का प्रयास करेगा, अपने साथ खिलवाड़ नहीं होने देना है, हमें भी खेलना ही है, ठीक है। अब देखिए आगे अब इधर निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। ये थोड़ा यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक होगी, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। स्वेर क्या होगा साहब बताओ, आई आ रहा है ना, तो आपने स्व प्लस एर किया होगा ना, हाँ यार आई आ रहा है ना, तो अ और ए मिलकर आई बनेगा, नहीं ये अपवाद वाला शब्द है, तो सही क्या होगा, स्व प्लस ईर, बड़ी की मात्रा। और एक बात और है आपके लिए, एक चीज छोटे से और सॉल्यूशन कर देते हैं, वैसे बता दिया क्लास में था आपको कि जब भी अपवाद वाला कोई शब्द आएगा जहाँ छोटी जहाँ बड़ी, मतलब ई का आई बन जाता है या ऊ का ऊ बन जाता है, वहां ध्यान रखना हमेशा बड़ी ई होगी और बड़ा ऊ ही होगा, हमेशा बड़ी और बड़ा ऊ की मात्रा ही होगी उसके अंदर, छोटा ऊ या छोटे ही कभी नहीं होगा। ये कन्फ्यूजन आपके अभी से हटा लो आप, क्योंकि लोग जनरली पढ़ते हैं अपन ये तो पढ़ लिया लेकिन लिखते दिया यार ई छोटा करें या बड़ा करें, बस हमेशा क्या आएगा, बड़ी ई की मात्रा ही आएगी या बड़े ओ की मात्रा ही आएगी जब इसके अपवाद की बात होगी। तो क्यों, देखिए आप मैं इसको समझाता हूँ अलग से, ये अपवाद क्यों नहीं होता है, क्या रीजन है कि अपवाद में नहीं गिना जाता है, और हम क्योंकि अपवाद में पढ़ते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि हमें ये लगता है कि नहीं चलो यार अलग छांट दिया इसको तो ये अपवाद हो गए, वैसे अपवाद होते नहीं है, इनका करने का रीजन अलग होता है। क्या रीजन होता है, देखिए आप ई के बाद में किसका साउंड आता है, बड़ी ई का, इसके ऊपर किसका साउंड है, ए का, और उसके ऊपर क्या है, आई का, तो ये अपने जो पैटर्न है इसके अंदर हाईएस्ट आई हो गया। हम क्या देखते हैं कैसे, आप जब अ आ के साथ ई और ई मिलता है तो ए बनता है, और अ आ के साथ ए और आई बनता है तो आई बनता है, यही ना है, क्या पूरा साउंड ही हर चीज। अब होता क्या है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं, ठीक है, जो होती बड़ी ही है, जैसे देखो मैंने लिखा ईश्वर, बड़ी की मात्रा है, एक में लिखा ईर, स्व प्लस ईर। अब जो ये बड़ी का उच्चारण है वो इसके ऊपर है हल्का सा, इसको एक स्टेप आगे बढ़ रहा है, तो इसके एक स्टेप आगे क्या है, किसका साउंड हो जाता है, ए का हो जाता है ना, तो अ प्लस ए बराबर क्या होता है, आई तो होता है। इसलिए यहाँ पर जब स्व प्लस ईर है या अक्ष प्लस उही नहीं है या प्र प्लस ऊड है या प्र प्लस ऊडी है, ऐसे कई शब्द हैं, ठीक है, जिनमें क्या होता है उनका उच्चारण एक स्टेप उसके आगे होता है, तब हमेशा क्या होता है यहाँ पर आई ही आता है, ए नहीं आता है। क्यों, क्योंकि उच्चारण कहाँ चला गया, ए तक चला जाता है। हिंदी के कुछ होता है स्वराघात जैसी स्थिति होती है, बलाघात। तो सही क्या होगा, स्व प्लस ईर। आगे देखिए आप, शब्द है कमलेश, कितना बढ़िया शब्द है, कितना सिंपल शब्द है एकदम से, अरे यार ये तो क्या दिया आपने, बड़ा इजी शब्द है, सबने यही किया है, सही तो है गलत क्या है, कमल प्लस ईस, 0 नंबर। कमलेश किसको बोलते हैं साहब, कमलेश शब्द किसका पर्याय है, विष्णु भगवान का है ना, तो विष्णु भगवान की पत्नी का नाम क्या है, लक्ष्मी, लक्ष्मी को क्या बोलते हैं, कमल या कमला, तो सही क्या होगा, कमला प्लस ईस, ना कि कमल प्लस ईस, कमला प्लस ईस। कितना सिंपल शब्द था, करके आ गए कि बिल्कुल सही है, ऐसा मेरा तो बाहर है, फिर के कोई पूछा भाई क्या बता, क्या किया, कमल क्या कमला किया, अरे यार, तो अरे यार नहीं होना चाहिए, बस बात ये। इधर देखिए अगला शब्द है प्राग्रण,
इसमें होगा आपके प्राक प्लस हरण, यहाँ दो जगह परिवर्तन होता है। जब ह आएगा तो क का तो ग बन जाता है और ह का घ बन जाता है। वाक प्लस हरी, वाक गरी, ये दो तीन शब्द ही होते हैं, प्राक प्लस हरण। अब इसके बाद में, और ये वहां भी देते हैं प्राग प्लस हरण, ऐसे भी दे सकता है। तो अगर यहाँ आपने ऐसा प्राग हरण इस प्रकार लिख दिया तो वो गलत माना जाएगा, क्योंकि सही शब्द क्या है, प्रागहरण होगा। जब संधि होगी तो क का क्या बन जाएगा, ग, आधा ह का क्या बन जाएगा, घ। घ कैसा होगा, जैसे ह होगा। अ है तो इसमें अ जुड़ जाएगा, आ है तो इसमें भी आ जाएगा। अ है तो अ रहेगा, शब्द क्या बना, प्रागहरण। उसी प्रकार शब्द है युवावस्था। युवावस्था में क्या है सर, इजी तो है, युवा प्लस अवस्था, युवावस्था, बस। इससे सरल तो क्या होगा। ध्यान रखना मूल शब्द होता है इसमें युवन, न कि युवा। तो सही क्या होगा, युवन प्लस अवस्था। देखिए आप, इसीलिए एक शब्द बनता है यौवन। यौवन में मूल शब्द क्या है, युवन, और प्रत्यय क्या है, अ प्रत्यय। तो ऊ के स्थान पे क्या बन गया, आउ, व, और न में क्या जुड़ गया, शब्द क्या बना, यौवन। याद है प्रत्यय में किया था अपने शब्द, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। युवा शब्द नहीं, मूल शब्द क्या है, यौवन। इसलिए यौवनावस्था नहीं होता है, युवावस्था होता है। तो युवन प्लस अवस्था। अब अगला देखिए आप, नेक्स्ट। चलो यहां तक तो बात होगी अपने किसकी, संधि और इनकी बात हो गई। अब देखिए आगे बात करते हैं कंटिन्यू इसके अंदर, कि दो दो आपको इसके उपसर्ग बनाते थे। सवाल आता है, दो तरह के प्रश्न आएंगे। एक तो क्या आएगा कि आपको इस प्रकार से उपसर्ग, एक सेकंड है, कहाँ चला गया, हाँ। एक तो क्या होगा, आपको इस प्रकार से उपसर्ग दिया जाएगा कि इस उपसर्ग से संयोग से कोई दो शब्द बनाइए। बड़े दो शब्द देते हैं, आराम से बना सकते हैं। लेकिन उपसर्ग इस प्रकार से आते हैं कि हम सोचते थे यार पता नहीं क्या शब्द बनाए, सोचते रहते हैं। तो मैं आपको इसकी एक चीज़ बताऊं कि जब भी आपको ऐसे प्रश्न आए, ठीक है, तो उन प्रश्नों को हड़बड़ाहट में हाथों हाथ करने की जरूरत नहीं है, या हाथों हाथ उन पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आपने इन उपसर्गों को पढ़ लिया, फिर आगे बढ़ जाओ आप। अपने आप आपके पैसे मेमोरी में उपसर्ग चलते रहेंगे और ऑटोमेटिक आपको शब्द याद जाएंगे। तो वो केवल यहाँ आपका टाइम वेस्ट करते हैं। उनको बताइए रुकेगा ये आदमी तो उसका टाइम लगेगा, आपको टाइम नहीं लगाना है इसके अंदर, ये ध्यान रखना खास तौर से। तो शब्द है उ उपसर्ग, बताओ दो शब्द, उतारना हो गया और उखाड़ना हो गया, हो गया। और बताओ कोई शब्द देखा याद आए तो, सर से बनाओ फिर। एक शब्द जैसे उछलना शब्द हो गया, यहाँ ऐसे लिख देते हैं इसको, उछलना। तो जैसे उतारना हो गया उ उपसर्ग है, उखाड़ना हो गया उ उपसर्ग है, उछलना है उ उपसर्ग। देखो उ उपसर्ग क्या है, बड़ा आसान सा है शब्द यार, उ उपसर्ग से क्या बनेंगे शब्द, बस यही दिक्कत है वहां पर। इन शब्दों को एक बार पढ़ लो, पढ़े हुए आपके सारे हैं, ठीक है, लेकिन एकदम से याद नहीं आते हैं। तो जहाँ एकदम से कोई याद नहीं आते हैं उनको पढ़ दिया वहीं रख दो, फिर आगे बढ़ जाओ अपने आप, ऑटोमेटिक अपना याद आएंगे बाद में आपको। सर है, बताओ सर से क्या होगा। अब सर से आप इंग्लिश वाला सर याद आता है केवल, क्या यार सर से क्या बना है, वो सर इंग्लिश वाला सर नहीं है, ठीक है। अब सर से देखो आप, जिसके आप पार्ट बनोगे वो सरकार, सरपंच, ठीक है, दो शब्द हो गए जैसे। अगला देखिए आप, यहां ध्यान रखना आपको इंपॉर्टेंट, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाएंगे, याद आ जाएंगे। लेकिन यहां आपको ध्यान रखना, यहां आपसे वो गलती करवाएगा, इसलिए आपको इस प्रकार से उत्तर देगा जहां आपको टाइम लगेगा। तो उसको बता, यहां आपका वो केवल टाइम निकाल सकता है, गलत नहीं कर सकता इसमें आपको, इसमें आपसे वो गलती करवा सकता है, ठीक है। अब देख कैसे, शब्द है नीरव। शब्द क्या है, नीरव। बताइए क्या होगा उपसर्ग इसके अंदर। एक बात और, निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग अलग कीजिए, इस प्रकार से प्रश्न है। तो अगर आपने केवल उपसर्ग अलग करके लिख दिए तो भी सही है, गलत नहीं है, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है अगर आपको इसका मूल शब्द भी ढंग से पूरा पता है तो आपको दोनों अलग करके लिखना है, दोनों अलग करके लिखना है वहां पर, ताकि थोड़ा अच्छा लगे वो। तो नीरव, अगर मैं इसकी संधि की बात करता तो क्या होता है, तो कैसे आप, इसका तो नी प्लस रव होता है, ई का बड़ी बन जाता है, निरोग के जैसे ही, बिल्कुल सही है।
लेकिन याद जो होता क्या है, प्लस के पहले विसर्ग है, उसके पहले छोटी की मात्रा, बाद में र आ रहा है, तो छोटी बड़ी बन गया, बड़ी तो बन गया। लेकिन जब उपसर्ग की बात आएगी तो इसके अंदर ध्यान रखना, नी उपसर्ग नहीं होगा या नी विसर्ग उपसर्ग नहीं होगा। उपसर्ग क्या होगा, नी और र अलंत निर उपसर्ग होगा। इंपॉर्टेंट ये है, चाहे नीरव है चाहे निरोग है, उपसर्ग क्या होगा, निर होगा। उसी प्रकार से अगला शब्द आविष्कार, क्या संधि होती है इसकी साहब, तो आवि प्लस कार। मैं संधि की बात क्यों कर रहा हूं, उपसर्ग वही टफ है जो संधि वाले हैं। अध मरा अध कचरा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है जो आपसे गलती करवाएगा वो आविष्कार। अब आविष्कार प्लस के पहले विसर्ग है, उसके पहले अ के अलावा कोई स्वर आ रहा है, बाद में क आ रहा है, तो विसर्ग के स्थान में आधा स बन गया। तो आधा स कौन सा बनता है, तो साहब ये बनता है। तो होना क्या चाहिए, तो आवी और स ये उपसर्ग होना चाहिए। ध्यान रखना, जब उपसर्ग की बात आएगी तो उसमें स कौन सा आएगा, ये वाला स आएगा, हाँ कि ये वाला स। ध्यान रखना, ये उपसर्ग नहीं होगा। उपसर्ग क्या होगा, आविस स कौन सा, दंत्य स या सड़क वाला स, जो आप उचित लगे वो याद रखो आप, ये वाला स आएगा उसके अंदर। कोई भी स है, इन तीन स में आपको इसी स को प्राथमिकता देनी है, चाहे आविस है, चाहे दुस है, चाहे निस है, जहां भी स आ रहा है, इन तीनों स में ये इस स को प्रायोरिटी दी जाएगी। उसी प्रकार अगला है आपके अधोगति। तो यहाँ गलती से कई बार लोग अधो उपसर्ग कर देते हैं, और एक दो किताब में लिखा हुआ भी है अधो उपसर्ग। ध्यान है, अधो कोई उपसर्ग नहीं होता है। हिंदी में एक ही उपसर्ग होता है जो कैसा होता है, विसर्ग वाला होता है। क्या होता है इसमें, अध उपसर्ग होगा, अध प्लस गति, शब्द बनेगा अधोगति, बनेगा क्या, अधोगति। क्यों, क्योंकि संधि हो रही है उसके अंदर, ओ बन रहा है, प्लस के पहले विसर्ग है, उसके पहले अ आ रहा है, और बाद में क्या आ रहा है, तीसरा वर्ण ग आ रहा है, तो विसर्ग का ओ बन जाता है, तो शब्द क्या बना, अधोगति। लेकिन जब उपसर्ग की बात आएगी, उससे क्या होगा, इसके अंदर अध उपसर्ग होगा। उड्डयन शब्द है, क्या होगा उपसर्ग साहब उड्डयन में, उड, उड्डयन तो उड़ ही रहा है, तो उड उपसर्ग होगा। ठीक है, ध्यान रखना, आप अलग करो इसको। उत प्लस डयन होता है, तो उपसर्ग क्या हुआ, उत उपसर्ग। अब यहाँ ड आ रहा है, बन के किसके स्थान पर बन रहा है, त के स्थान पर, तो उपसर्ग क्या होगा, उत। ये स बन रहा है, उपसर्ग में क्या हो रहा है, ये स हो रहा है। यहाँ र की कोई बात नहीं है, ठीक है, फिर भी क्या जुड़ रहा है, र जुड़ जाए। तो मैं आपको बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट वही है उपसर्ग जो कौन से संधि वाले हैं। और पक्का पूछे कि ध्यान रखना आप, जैसे मान लो मैंने तो ये चारों ऐसे दिए आपको, वहाँ आपको कम से कम दो ऐसे मिलेंगे, हो सके चार ही मिल जाए, क्योंकि पेपर का स्टैंडर्ड धीरे धीरे अप हो रहा है, तो हमें भी उस अकॉर्डिंग उस शब्दों को देखना पड़ेगा। और हम जिन इन पूरे जो अपनी सीरीज चलेगी इसके अंदर, और काफ़ी शब्दों की बात कर लेंगे, ऐसे सारे शब्द आ जाएंगे उसके अंदर ही। तो आप इन शब्दों को अगर डेली प्रैक्टिस करते हो साथ में, जैसे मान लो हमने पढ़ा है, इसके बाद आपने उन शब्दों को लिख लिया अपने अकॉर्डिंग और एक बार देख लिया, फिर वो शब्द कहीं नहीं जाएगा, आप कम से कम 2 महीने आप नहीं भूलोगे, तब तक एग्जाम हो जाएगा अपने। ठीक है, अब देखिए आगे आप, निम्नलिखित शब्द और प्रत्यय के योग से सही शब्द बताइए, सही शब्द बनाइए। थोड़ा ये मिस्टेक कैसे चल रही है, कोई बात नहीं, इधर देखिए आप, शब्द है अपने, तो यहाँ मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है, अपने काम की चीज़ में। शब्द है बाबू, प्रत्यय कौन सा है, उआ प्रत्यय। बाबू कौन सा, हाँ, बाबू मतलब छोटे बच्चे के अर्थ में आता है, बाबू प्लस उआ प्रत्यय। अब यहाँ क्या है साहब, ऊ और ऊ मिलकर बड़ा ऊ कर दूं, प्लस आ रहा है ना, प्लस मतलब संधि करनी है प्लस का मतलब संधि नहीं होता है, प्लस का मतलब योग होता है, जो संधि समास उपसर्ग प्रत्यय चारों में चलता है। ये बार बार बात बोल रहा हूँ, ध्यान रखना इसको, ठीक है। तो प्लस का योग, अब प्रत्यय लगाने से हमें पहली बात क्या करनी है, जब प्रत्यय हमने पढ़ा था तो ध्यान रखने योग की बातें पढ़ी, आपको याद होगी। तो पहली बात क्या थी, क्या साहब संधि नहीं होगी, बिल्कुल संधि नहीं। फिर मूल शब्द के अंतिम वर्ण में स्वर की मात्रा हट जाएगी, तो ब में कैसा ऊ हट गया, और या तो वृद्धि होगी या कमी होगी। चूंकि ये तद्भव शब्द है तो इसमें वृद्धि तो कभी हो ही नहीं सकती, होगी क्या, कमी होगी। जब कमी होगी तो आ के स्थान में क्या बन गया, अ बन गया, आ के स्थान में क्या बनेगा, अ बन जाएगा। फिर इस ब में कौन सा ऊ जुड़ेगा, ये आने वाला प्रत्यय कौन सा लग रहा है, यही तो लग रहा है, तो इस ऊ की मात्रा किसमें जुड़ जाएगी, इस ब के अंदर। ये ऊ हट गया, शब्द क्या बना, बबुआ।
शब्द क्या बना, बाबू प्लस हुआ प्रत्यय, शब्द क्या बना, बबुआ शब्द। बबुआ है तो सही क्या होगा, बाबू प्लस हुआ प्रत्यय। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, ध्यान रखना आप। जहाँ रस्वीकरण, देखो इंपॉर्टेंट दो ही प्रत्यय में, जहाँ वृद्धिकरण हो रहा है, जहाँ रस्वीकरण हो रहा है, दोनों की हमने सारी बात की है, एक एक शब्द की। मूल शब्द अलग किया है, प्रत्यय अलग किया है, मूल शब्द अलग किया, प्रत्यय अलग किया, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। वहां आपसे करवाया जाएगा, केवल ये नहीं पूछेगा प्रत्यय कौन सा है, इसमें पूछेगा इसमें मूल शब्द और प्रत्यय छांटिए। तो उपसर्ग था ना, उपसर्ग अलग कीजिए केवल, तो उसको पता, अगर उपसर्ग अलग कर दिया तो उसका सवाल सही हो जाएगा, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रत्यय में सबसे इंपॉर्टेंट ही मूल शब्द है, मूल शब्द को अलग करना वहां से। तो देखिए अगला शब्द है गृहस्थ प्लस यह प्रत्यय। इधर देखिए, यहाँ लिखता हूं मैं, शब्द क्या है, गृहस्थ, प्रत्यय कौन सा आ रहा है, यह प्रत्यय आ रहा है। अब पहला काम तो क्या होगा, थ आधा। दूसरा काम, जब भी किस शब्द के री आएगा तो री का क्या बन जाएगा, आर। स आधा, फिर थ भी कैसा, आधा, और प्रत्यय कौन सा, यह प्रत्यय। अब किसी शब्द के बीच में आधा र आता है तो कहां जाता है, आगे आने वाले पूरे वर्ण के ऊपर। तो शब्द क्या बना, गारस्थ्य। ध्यान क्या रखना आपको, जहां भी अगर री आ जाए मूल शब्द के अंदर और प्रत्यय बना रहे हम और पीछे प्रत्यय लग रहा है, तो री का क्या बनाना आपको, आर, जब वृद्धिकरण में। क्योंकि हमने पढ़ा एक गुण संधि के अंदर री का आर हुआ था ना, तो अर का वापस यहाँ क्या बन जाएगा, आर। क्यों, क्योंकि आगे वृद्धि हो रही है इसलिए। ये हमने इसकी डिटेल में बात क्लास में की थी, आपको याद होगा। वही शब्द है पानी प्लस हरा प्रत्यय। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ दोनों मात्राएं छोटी होगी, मूल शब्द के दोनों वर्णों में क्या होगा, ह्रस्वीकरण होगा। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। तो शब्द क्या बन जाएगा, पनिहारा। उसी प्रकार शब्द है ऋषि प्लस अ। बताओ साहब क्या होगा इसके अंदर, बहुत ही अच्छा शब्द है। अभी बात की, री का क्या बनेगा, ये आ और र कैसा, आधा। अब स में से ई हटाऊं, जोड़ रखूं यहाँ पर, ई हटेगा, प्रत्यय लग रहा है ना, तो मूल शब्द के अंतिम वर्ण की मात्रा हटेगी, ई हटेगा, जुड़ेगा क्या इसके अंदर, अ जुड़ेगा, अ जोड़ दो। अब किसी शब्द के बीच में आधा र आता है तो वो कहां जाता है, आगे आने वाले पूरे वर्ण के ऊपर। शब्द क्या बना, आर्स। शब्द क्या बना, यहां लिख देता हूं मैं, देखो आर्स। वापस देख बताता हूं आपको शब्द, देखो आप, शब्द है ऋषि, प्रत्यय कौन सा, और मैं गारंटी देता हूं आपने ये शब्द पढ़ा नहीं होगा आज तक कभी, और ये सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है प्रत्यय का। आगे आने वाले किसी एग्जाम में आने वाला सबसे पहला प्रश्न ये होगा हिंदी का, ध्यान रखना आप, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये। शब्द ऋषि प्लस कौन सा प्रत्यय, अ प्रत्यय। तो री के स्थान पे क्या बना दो आप, ये आ और री का आर बन जाता है। अब किसी प्रत्यय शब्द में प्रत्यय लगेगा तो मूल शब्द के अंतिम वर्ण की मात्रा हटेगी, तो स में से ई हटा दो, स कैसा हो गया, आधा। जुड़ क्या रहा है, अ जुड़ रहा है, तो आ स में अ जुड़ गया, आधा र कहां चला गया, ऊपर। शब्द क्या बना, आर्स। आर से मूल शब्द क्या है, ऋषि, प्रत्यय कौन सा है, अ। ऐसे दो तीन शब्द और है, आगे के पेपर में दूंगा मैं आपको। निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय अलग कीजिए। अब इसमें मूल शब्द और प्रत्यय अलग करना है। बताओ साहब इकलौता में क्या होगा, हाँ तो इकलौता इजी तो है, एक और लौता, सही है ना। ध्यान रखना इसमें एक नहीं होगा, इसमें क्या होगा, एकल। मूल शब्द क्या होगा, एकल, प्रत्यय कौन सा होगा, औता प्रत्यय, ना कि लौता। ये गलती होती है। एकल मतलब एक ही, इकलौता मतलब क्या होता है, एक ही होता है ना, तो एक और लौता नहीं है, क्या है, एकल और औता। वही शब्द है कार्तिके, क्या इजी तो है, कार्तिक और यही करोगे ना, कार्तिक और नहीं। मूल शब्द क्या होगा, आर आ रहा है, आर का री कर दो आप, तो कृतिका। मूल शब्द क्या होगा, कृतिका, और प्रत्यय क्या होगा इसके अंदर, यही प्रत्यय, कार्तिकेय। अगला देखिए वरना आप, शब्द क्या है, माध्यमिक। क्या होगा मूल शब्द, मध्य, माध्य, मध्यम, माध्यम, क्या होगा, माध्यम प्लस एक, नहीं, क्या होगा, मूल शब्द मध्यम प्लस एक प्रत्यय, क्या बनेगा, माध्यमिक। लुभावना में क्या होगा, लू और भावना भाई लू और भावना होगा, क्या होगा लुभावना में, लोभ और आवना प्रत्यय। मूल शब्द क्या होगा इसके अंदर, लोभ, प्रत्यय कौन सा होगा, आवना प्रत्यय। तो ओ का क्या बन गया, उ,
शब्द क्या बन जाएगा, लुभावना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट शब्द है, ऐसे ऐसे काफ़ी शब्द है। अपने कंटिन्यू जैसे जैसे क्लास चलती रहेगी, अपने पेपर चलते रहेंगे सारे, मैंने खूब सारे शब्द मतलब आने वाले ऐसे शब्द इंपॉर्टेंट शब्द सारे हैं, और सारे उसमें डाल दूंगा मैं। इधर उधर आपको देखने की झांकने की कोई शब्द की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भाई कोई भारी आया, टफ आया, जहाँ गलती के चांस है वो इससे बाहर जाएगा नहीं अपने, और आसान आ गए तो वो सब करेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि भाई जो सारे वही आएंगे जो हम यहाँ कर रहे हैं, नहीं, इसके बाहर भी आ सकते हैं, लेकिन वो आप कर लोगे तो अपने आखिर फायदा ही हुआ इस चीज़ का। वापस आइए इधर आप। अब देखिए आप इधर नेक्स्ट बताइए साहब, दो पर्यायवाची, ये तो बड़े इजी क्वेश्चन होते हैं, ये पहले पढ़ के छोड़ने वाले प्रश्न होते हैं। पढ़ो और छोड़ दो कि हाँ भाई याद आएगा तो लिख देंगे, वरना याद नहीं आया तो बाद में लिख देंगे। पढ़ो और छोड़ दो। बताओ साहब क्या होगा ईर्ष्या का? ईर्ष्या होती ना, मेरे को दिख नहीं रहा था ये आपका, हाँ मन नहीं, हमारी फोटो दिखती रहनी चाहिए जो तो हम बात करें ईर्ष्या की, तो ईर्ष्या का क्या होगा? किसी से ईर्ष्या होती ना, जलन, डाह नहीं होती। दो शब्द लिखने हैं, कोई भी लिखो आप, याद करो आराम से, और वो शब्द शुद्धि भी होनी चाहिए, ध्यान रखना आप। अगर हमने पर्यायवाची में कोई शब्द लिखा है और वो अशुद्ध लिख दिया है तो ऑटोमेटिक कट गया, भले आपने सही लिखा वो। तो जो भी दो शब्द लिखेंगे यहाँ पर सही शब्द लिखना है आपको। तो पहला शब्द अपना कौन सा? ईर्ष्या। बताओ फिर क्या होगा ईर्ष्या का? जलन, कुडन, खार, दो शब्द लिखना, कोई भी लिखो आप बोले। फिर अगला शब्द है कपोत। किसको बोलते हैं कपोत भाई? कपोत किसको बोलते हैं? जो घर के जंगलों में फिरते रहते हैं उसको। कभी भी घर की जो खिड़कियां होती है, दरवाजे होते हैं, उसके ऊपर कपोत नहीं बैठने चाहिए, बहुत ही हानिकारक होते हैं सब तरीके से। अपने बोलते राजस्थानी में कबूड़ा उड़े उठे, तो कबूड़ा कभी नहीं उड़ना चाहिए। तो अब देखिए आप क्या होगा इसके अंदर? कबूतर, रक्त लोचन, दो चार और शब्द भी होते हैं, आपको दो लिखने, दो याद करने वाला। मतलब ये वो चीजें हैं, उनको करने का तरीका होता है, पढ़ा और छोड़ दिया। पढ़ लिया आपने, चलो ठीक है इसके बाद में बात करेंगे क्या होगा। क्यों? जैसे पढ़ोगे आपको धीरे धीरे वो शब्द याद आएंगे। वही शब्द है झंडा, ध्वज, पताका, खूब सारे शब्द है, बोरा, भ्रमर, ब्रिंग, दो शब्द लिखने हैं। ठीक है, एक बात और, आप जो शब्द पढ़ रहे हो कई बार दिमाग में आती है ना कि यार करने जब दो ही शब्द हैं तो हम 8-10 क्यों पढ़े भाई? जैसे आग के पर्यायवाची अनल, पहन, अनल, पावक, दहन, हुतासन पढ़ते हैं ना, शिखी, खूब सारे शब्द आते हैं, इन शब्दों को हम क्यों पढ़े भाई? क्या वैश्वानर, वैश्वानर ऐसे शब्द क्यों पढ़े? हम तो भाई आग अनल दो ही कर देंगे, क्या दिक्कत है उसमें? लेकिन उसने अगर दे दिया वैश्वानर और दो शब्द लिखिए उसके पर्यायवाची, फिर क्या क्या करोगे आप? ये एक ऐसा प्रश्न आएगा, ध्यान रखना आप। एक यहाँ भी आएगा, एक यहाँ भी आएगा, वो शब्द देगा आप। अगर अगर आपने एक ही पर्यायवाची के 5-6-7 बढ़िया शब्द पढ़े, उन अच्छे शब्दों के अंदर से एक शब्द देगा वो आपको वहां पर, तब जाके यहाँ पता चलेगा क्या यार। जैसे मान लो शब्द दिया उसने काम, आप बताओ काम का पर्यायवाची क्या लिखोगे आप? क्या कार्य, ये करोगे ना। ध्यान रखना, काम कामदेव का पर्यायवाची होता है, वहाँ कामदेव को दो पर्यायवाची लिखने पड़ेंगे। ये वो छोटी छोटी बातें होती है जो इनमें ध्यान रखनी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं एक पन्ना पकड़ा दिया भाई सारे पढ़ के आ जाओ, नहीं, उन पन्ना के अगर पढ़ भी रहे हैं ना तो इन बातों का खास तौर से ध्यान रखना है, कोई भी शब्द आ जाए ऐसा तो। ठीक है, आगे देखिए। जैसे आप देखो पर्यायवाची क्या होता है, इनका ध्यान नहीं रखना आपको। लोगों को दिक्कत ये होती है, हमें पर्यायवाची में ठीक और अनेक कारतक में अर्थ अंतर पता नहीं होता, बस गलती यही होती है। अनेक कारतक मतलब एक ही शब्द है, उसके अलग अलग अनेक अर्थ हो सकते हैं, और पर्यायवाची मतलब एक ही शब्द है, उसके समान उनके अलग लगाएंगे शब्द, ये फर्क होता है।
तो जैसे मान लो देखो, मैंने शब्द लिखा एक कनक। क्या करोगे भाई कनक का अर्थ? कनक शब्द के दो पर्यायवाची लिखिए। बहुत इजी शब्द है ना, कारण कि खूब पढ़ा आपने, कनक कनक दे सौगुनी मादकता अधिकाई, या खाए बोराए जे वहाँ पाए बोराए। गेहूं भी होता है, सोना भी होता है, धतूरा भी होता है, बिल्कुल दो लिख दिए, गेहूं और सोना। ये काट दिया, आधा नंबर दे दिया। क्यों साहब? क्योंकि कनक किसका अर्थ होता है? सोने को बोलते हैं। यहाँ सोने के दो पर्यायवाची आएंगे। यहाँ आपको क्या लिखना है? स्वर्ण, हिरण्य, सोना, तब तो आपका सही होगा। और केवल गेहूं धतूरा लिख दिया तो भी 0 नंबर देगा वहां पर वो आप। क्यों? क्योंकि गेहूं धतूरे को कनक, कनक अनेकार्थक, कनक उनका अनेकार्थक होता है, लेकिन पर्यायवाची नहीं होता है। ये इन शब्दों का हल्का फर्क होता है पर्यायवाची में और अनेकार्थक में, इनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं हमें वो शब्द का अर्थ अर्थ पता चल गया, अर्थ समझ में याद आ गया और वो उसका होगा, ये जरूरी नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये इतना सा है। थोड़ा आपको वहां पर दिमाग को थोड़ा खुला रखना आपने। अब देखिए आप अगला, शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। बस सबसे बढ़िया अच्छा टॉपिक है विलोम शब्द रखना। सबसे आसान यही है ना, अपने कोई दिक्कत है नहीं इसके अंदर। तो क्या है विलोम शब्द का? क्या पढ़ना आएगा, उसका उल्टा लिख देंगे। यही विलोम शब्द होता है? ऐसा विलोम शब्द नहीं होता है। विलोम शब्द फिक्स होते हैं। विलोम शब्द शब्दों के फिक्स होते हैं। जैसा शब्द है वैसा ही विलोम होगा। अगर कोई शब्द तत्सम है तो विलोम भी कैसा होगा? तद्भव है तो विलोम भी कैसा होगा? देशज है तो विलोम भी कैसा होगा? देशज। और विदेश है तो विलोम भी कैसा होगा? विदेशी शब्द ही होगा, और उसी भाषा का होगा। इंपॉर्टेंट बात ये, अगर अरबी भाषा का शब्द है तो विलोम भी अरबी भाषा का ही होगा। अंग्रेजी भाषा का शब्द आ रहा है देवनागरी में लिखा हुआ हिंदी के अंदर, तो उसका विलोम भी क्या होगा? देवनागरी हिंदी में होगा, लेकिन भाषा कौन सी होगी? अंग्रेजी का ही होगा, जो विदेशी शब्द होते हैं अपने। कहने का मतलब ये है मेरे। जैसे देखो आप, शब्द है क्षणिक, विलोम क्या होगा इसका? शाश्वत। ये तो अच्छे वाले शब्द है। शब्द अतिथि, विलोम क्या होगा? आतिथेय। ध्यान रखना, इसके अंदर अतिथेय नहीं होता है। गलती यहाँ लोग ये कर देते हैं, पढ़ते तो आतिथेय है लेकिन यहाँ अतिथेय कर देते हैं, जो गलत होगा। शब्द क्या होगा? आतिथेय। क्यों? ए पढ़ते लगेगा तो अ के स्थान पर आ बन जाता है, आतिथेय। वही शब्द आचार, विलोम क्या होगा? अनाचार। क्यों होगा साहब अनाचार? मेरी मर्जी में तो दुराचार लिखूंगा, कदाचार लिखूंगा। कई किताब लिखा होता है ना, अनाचार ऑब्लिक दुराचार। ध्यान रखना, इसके विलोम में दुराचार नहीं आएगा, अनाचार ही आएगा। दुराचार का सदाचार होगा। वो शब्द के अर्थ के अकॉर्डिंग होता है। जैसे मान लो देखो, शब्द है अल्पवृष्टि। भाई शब्द अतिवृष्टि, मान लो अतिवृष्टि, विलोम क्या होगा? अनावृष्टि नहीं होगा, अल्पवृष्टि होगा। अति का विलोम क्या होता है? अल्पित होता है। भाई बहुत ज्यादा का थोड़ा सा होगा या बिल्कुल नहीं होगा। आवृष्टि का अनावृष्टि हो सकता है, लेकिन अगर अतिवृष्टि है तो उसका अल्पवृष्टि होगा। उसी प्रकार देखिए आप, शब्द रिजु क्या होगा? वक्र। आचार का क्या होगा? अनाचार। ये वो शब्द है जो दिखने में बड़े आसान लग रहे हैं, लेकिन जिनके दो आसपास में आते हैं, हम पहचान नहीं पाते उसको। ये चीज है। आगे तो विलोम शब्द में क्या है? इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि आपको शब्दों का ध्यान रखना है। जैसा शब्द है वैसा विलोम होगा। देखिए जैसे आप, शब्द है गुरु, क्या विलोम होगा? लघु या दीर्घ? लघु। दीर्घ का क्या होगा? ह्रस्व। ये फिक्स है। अगर हमने गुरु के पास में यहाँ पर ह्रस्व कर दिया तो गलत माना जाएगा, या लघु के साथ दीर्घ लिख दिया तो गलत होगा। गुरु का लघु, लघु का गुरु ही होगा। तो गुरु से मान लो शब्द ना गौरव, विलोम क्या होगा? लाघव। शब्द बना गरिमा, विलोम क्या होगा? लघिमा। देखो कितने इजी हो गया एकदम। प्रत्यय है, विलोम में भी क्या आ रहा है? प्रत्यय आ रहा है। कहने का मतलब ये है, जैसे देखो एक शब्द आता है, पढ़े होंगे हिंदी के अंदर, शब्द है घोष, विलोम क्या हो गया? अघोष। एग्जाम में दिया आपको कि भाई साहब बताइए अघोष का विलोम क्या होगा? क्या होगा भाई? सघोष। अगर आपने अघोष के आगे घोष लिख दिया तो गलत माना जाएगा। ये बताने का प्रयास कर रहा हूं मैं यहाँ पर। उपसर्ग है तो विलोम में भी क्या होगा? उपसर्ग होगा।
प्रत्यय है तो विलोम में भी क्या होगा, प्रत्यय होगा। ये पहचानने के तरीके होते हैं, छांटने के तरीके होते हैं। आगे देखिए, आप बात करते रहेंगे इसके बारे में और आगे फिर। अब आ रहे अपने यहां पर युग्म शब्द कि निम्नलिखित शब्दों के युग्म का अर्थ भेद स्पष्ट कीजिए। तो पहला कौन सा है, अयस और अयस, बताइए साहब। अंश और अंश, रेखांश शब्द पढ़ेंगे आपने। चतुर्थांश नहीं पढ़ते नाटक के, चतुर्थांश में बताइए। कलश, कुलिस, ओग, ओग ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। कहाँ गया भाई, यश, अपयश नहीं पढ़ा। यश मतलब कीर्ति, अयश का मतलब बदनामी। तो ये इस तरह से पता करना आपको कि बदनामी किस में आएगी और दूसरा वाला किस में आएगा। एक आपने पढ़ा होगा अयस्क, अयस्क में कैसे आता है, ऐसा सही आता है। देखो जनरली क्या होता है, मैं ये आपने पढ़ रखे हैं, हम उस पढ़ने के आगे की बात कर रहे हैं कि आपने पढ़ लिए, आप उनका अर्थ गाते हैं, लेकिन जब करने बैठते हैं तब दिक्कत आती है कि यार इसमें ये लिखे इसमें ये लिखे, वहां कैसे बचना है उसकी बात कर रहा हूं मैं। यहाँ पर याद करने वाली बात नहीं कर रहा हूँ। अगर सामने आगे आपको उसका अर्थ भी आ रहा है फिर भी आप गलत लिखने का, फिर कैसे गलत करोगे उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको स देखना है। यश में स यही तो आता है ना, यश अपयश में। जब यहाँ यश मिलेगा, ठीक है, तो बदनामी यही होगी। तो इस अयश का मतलब तो क्या हो गया, बदनामी। और इस अयश का मतलब क्या हो गया, लोहा। और इस पे भी इसको कच्चे लोहे को बोलते हैं नाम, कच्चा लोहा। अयस्क बोलते हैं ना, अयस्क, अयस्क से अयस्क बनता है। अब शब्द अंश और अंश। अब एक का मतलब होता है कंधन, एक का मतलब होता है हिस्सा, भाग। अब भाग किस में होगा, तब आपको शब्द याद करने हैं उसके जैसे ही कि यार रेखांश में स कौन सा आता है, चतुर्थांश में स कौन सा आता है, तब आपको अपने ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि यार ये स वहां जाएगा। इसका मतलब तो क्या होगा, कंधा या स्कंद। और इसका मतलब क्या हो गया, भाग या हिस्सा। इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं। अंश और अंश, ये गलत नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। फिर एक कलश और कुलिस। कलश तो लेके आओ, कलश लाया करें ना, कलश लेके आओ। तो कलश का मतलब क्या हो गया, घड़ा। कलश का मतलब क्या हो गया, घड़ा। और कुलिस का मतलब हीरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओग और ओक। ये आपको बहुत कम जगह मिलेगा, ढूंढना आपके मिले तो। ओग का मतलब होता है प्रवाह। ओग का मतलब क्या होता है, प्रवाह। और ओग का मतलब होता है भंडार। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द ध्यान रखना आप, ओग और ओग। अब देखिए बढ़ते आगे अपन, ठीक है। इसमें क्या आएगा, करना पड़ेगा पहले। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सार्थक शब्द लिखिए। वाक्यांश के लिए एक शब्द। अब यहां आपको क्या ध्यान रखना, देखो आप बड़े आसान से लिखे हुए ना, अरे ये तो बहुत इजी वाला थे, खूब पढ़े आपने तो। इसका तो क्या करना है, बताओ सब क्या होगा फिर, मांग कर जीविका चलाने वाला, भिखारी, गरीब। बताओ बताओ, भिखारी होगा ना। अगर मैं भिखारी यहाँ लिखूं तो ध्यान रखना, अगर मैंने भिखारी लिखा जो कि सही है, नंबर कितना मिलेगा, 0। क्योंकि वाक्यांश के लिए एक शब्द सदैव तत्सम शब्द होते हैं। तो शब्द क्या आएगा, भिक्षुक, ना कि भिखारी। शब्द क्या आएगा, भिक्षुक, ना कि इसके अंदर क्या है, भिखारी शब्द। जो अभी पेपर हतवात कर रहे हैं वो लोग, जब ऐसी ये बात की जाए तो इसको पोज कर लो। पहले आप इसके लिखो, फिर जो हम करा रहे हैं उसको देखो आप साथ साथ में। पहले आपको करने हैं, ध्यान रखना आप, उसके बाद आपको साथ साथ मैच करना है इसको। बहुत बोलने वाला क्या होगा सब, ये तो बहुत इजी है सर, क्या है तो पूछा हुआ, वाचाल।
तो क्या होगा बहुत बोलने वाला? बहुत बोलने वाला शब्द पता है आपने बात की थी कैसे निकालते हैं इनको? इसको बोलते हैं बहुभाषी। तो आप कहोगे सर वो जो एक से अधिक भाषाओं को बहुत भाषाओं को जानने वाला उसके लिए आता है, उसको बोलते हैं बहुभाषाविद। एक से अधिक भाषाओं को बोलने वाला बहुभाषा भाषी। नहीं समझे आप क्या अंतर होता है तीनों में? तो बहुत बोलने में और अधिक बोलने में फर्क होता है। भाषा किसको बोलते हैं? अधिक बोलने वाले को। बहुत वो बोलता है जिसको ज्ञान होता है, जिसको नॉलेज होता है, और अधिक कौन बोल जो फालतू बात करता है। ये फर्क है दोनों के अंदर। ठीक है, तो सही क्या होगा इसके अंदर? बहुभाषी, बहुत बोलने वाला। वही अगला देखिए आप, जिसका निवारण न हो। क्या लिखा साहब? और निवारण नहीं लिखा या अनिवार्य लिखा? ये सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है। क्या होगा? अनिवार्य। जिसका निवारण न हो। तो कैसा अनिवार्य क्यों नहीं होगा? तो अनिवार्य के लिए वाक्यांश क्या होता है? जिसका निवारण न किया जा सके। और इनको पहचानने का तरीका कि जब भी किसी वाक्यांश के पीछे जा सके आएगा तो मूल शब्द में ई या ए प्रत्यय आएगा। सिंपल मैंने पहचानने का तरीका बताया आपको। यहाँ कहीं जा सके लिखा आ रहा है क्या? न का तो अ बन जाता है। कहीं जा सके लिखा आ रहा नहीं लिखा आ रहा ना, तो आपको अनिवार्य करना है। ये वो चीज जब दो दो शब्द एक जैसे दिख रहे हैं वहां पर कि यार अब ये करें ये करें, जहाँ कन्फ्यूजन होता है, वो कन्फ्यूजन हटाने का तरीका ये। इसके अपने काफी लिखे वाक्यांश क्या याद होगा आपको? पूरी लिस्ट लिखी थी, एक 8-10 शब्द लिखे थे कि जहां भी ऐसा मैच करो तो उसके अकॉर्डिंग वो वहां लगा देना आप, तो वहां फिर गलती का चांस नहीं होता बिल्कुल ही। फिर है जिसका भाषा या वचन द्वारा वर्णन न किया जा सके। क्या होगा? निर्वचनीय। या अनिर्वचनीय। सही क्या होगा? अनिर्वचनीय। ध्यान रखना, होता क्या जनरली निर आते ही अपने को न याद, नेगेटिव याद आता है। क्या आता है? निरक्षर हो गया, ठीक है, कोई भी शब्द है जहां निर लिखा आ गया, तो ध्यान रखना हर निर का मतलब नेगेटिव नहीं होता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे निर्वचन हो गया, निर्झर हो गया, वो नेगेटिव नहीं होते, उनका अर्थ पॉजिटिव होता है हमेशा। न के अर्थ में नेगेटिव मतलब न के अर्थ में नहीं आते, नहीं या बिना के अर्थ में नहीं आते। तो इसके लिए आगे क्या लगाए? इसके अ लगाए इस न के लिए। अगर यह न नहीं होता तो ये अ भी नहीं होता। अगर इस प्रकार से वाक्यांश आ जाता कि जिसका भाषा या वचन द्वारा वर्णन किया जा सके, तो क्या होता? निर्वचनीय। फिर उसे वचनीय कर दिया तो गलत होगा, वो क्या होता? निर्वचनीय। और न किया जा सके तो क्या होगा? अनिर्वचनीय। अगला देखिए आप, निम्नलिखित वाक्यों के शुद्ध रूप लिखिए। ये आगे आपके वाक्य शुद्धि। बताओ साहब क्या हो गया वाक्य इसकी? बेटी परायधन होती है, होती है, बिल्कुल सही बात है, क्या दिक्कत है इसमें? फिर गलत क्यों है? क्या नहीं साहब, बेटा भी परायधन हो सकता है आज के टाइम में, ऐसा है? किस प्रकार से भाई बताओ। अब देखो छोटी सी गलती, आप पहले सही करो इसको, कैसे करते देखते हैं। होती है में क्या संभावना है? बेटी परायधन होती है, इसका मतलब क्या है? कभी कभी नहीं भी होती है, ऐसा नहीं है। बेटी परायधन है, जो चीज शाश्वत सत्य है वो है। तो सही क्या होगा इसमें? बेटी परायधन है, केवल इसमें होती है हट जाएगा बीच में से। अगला है, प्रत्येक छात्र को 4-4 आम दो। क्या गलती हुई साहब इसमें? प्रत्येक के साथ में संख्यावाचक की कभी आवर्ती नहीं होती है। अगर प्रत्येक के साथ में संख्यावाचक की आवर्ती होगी तो वहां पर वो क्या होगी? अशुद्धि होगी। तो अब क्या बताओ, क्या करें? प्रत्येक हटाएं या 4-4 हटाएं? आपके दिमाग में इसके दो सुधारे होंगे। एक तो क्या सर क्यों नहीं अपन ऐसा कर दें कि भाई प्रत्येक छात्र को 4 आम दो। ऐसा कर सकते हैं। या क्यों नहीं ऐसा कर दें, प्रत्येक को हटा दें और हम लिखे भाई छात्रों को 4-4 आम दो। ध्यान रखना ऐसा किया तो सेकंड आपका है तो सही वाक्य, फिर भी नंबर 0 मिलेगा उसके अंदर। अगर ऐसा लिखता हूं ना भाई छात्रों को 4-4 आम दो, तो वाक्य सही कह रहा है, बिल्कुल सही वाक्य, गलत है नहीं वाक्य के अंदर कुछ भी। ठीक है, फिर भी गलत होगा, क्यों? आपको प्रत्येक हटाना नहीं है, इसके अलावा जो अशुद्धि उसी को हटाना केवल। वाक्य में कर्ता को कभी चेंज करना ही नहीं है, कोशिश ये करनी जब तक जरूरत नहीं पड़े। भाई मैंने कोई भाई मर्म वचन जब सीता बोला ये लिख दिया मैंने, तो नहीं ऐसा करते सीता को हटाओ राम लिख दो, सही हो जाएगा, नहीं।
कर्ता को कभी नहीं हटाना उसके अंदर, खास तौर से बात ये ध्यान रखना। तो यहाँ कर्ता में चेंज नहीं करता है, नहीं करना है, समझे आप। इसलिए क्या होगा यहाँ पर, प्रत्येक छात्र को 4 आम दो, यही सही माना जाएगा। अगर आपने इसका सही वाक्य लिख दिया, मान लो कि भाई छात्रों को 4 आम दो, कि वाक्य तो मेरा बिल्कुल सही है, तो अपने कहने से क्या होगा, भाई ये तो गलत मानेगा नहीं यहाँ पर, तो वो ध्यान रखना। अब बढ़ते हैं आगे, थोड़ा देखो आप। आगे देखिए आप नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों के शुद्ध रूप लिखिए। यह आकाशवाणी जोधपुर है, आप सुन रहे हैं विविध भारती समाचार फलाना ठीक है, जो भी होता है आपने खूब सारे आते हैं आकाशवाणी, सबने सुनी है, सही लिखा हो गलत है। जोधपुर में कैसी आकाशवाणी हो रही भाई, कोई ऊपर से बोल रहा आकाश, कैसी आकाशवाणी हो रही जोधपुर के अंदर। तो यह आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है, सही क्या होगा, यह आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है, ना नहीं कि आकाशवाणी जोधपुर है। अब ये वाक्य वो होता है जो पढ़ने में बिल्कुल सही लग रहे हैं कि यार बेटी फरायद होती है, सही बात है ना, होती है नहीं है, यह आकाशवाणी जोधपुर नहीं, आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। वही अगला वाक्य देखो, रविवार के दिन तो सभी जगह अवकाश होता है, वार और दिन कभी साथ में नहीं आएगा। वाक्य शुद्धि का दूसरा नियम, एक सा अर्थ देने वाले शब्दों का प्रयोग वाक्य को अशुद्ध बनाता है। तमाम भर, तमाम देश भर में क्रिकेट का जुनून है, तमाम और भर साथ में नहीं आएगा। आज सोमवार का दिन है, वार और दिन साथ में नहीं आएगा। व्यवस्था और प्रबंध साथ में नहीं आएगा, ताकत और बल भी साथ में नहीं आएगा, काल और समय भी साथ में नहीं आएगा, सजा और दंड भी साथ में नहीं आएगा। ये वो शब्द है, काफी शब्द लिखे हमने जो एक जैसे होते हैं। प्राय और अक्षर साथ में नहीं आएगा, केवल और मात्र साथ में नहीं आएगा, स और पूर्वक साथ में नहीं आएगा। ये शब्द लिखे अपने काफी, जो सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है, स विनय पूर्वक नहीं, तो इतना विनय बहुत है। तो इन शब्दों का खास तौर से ध्यान रखना, ये एग्जाम में पक्का आता है इसमें सवाल एक। अचल और पर्वत हो गया, जैसे विंध्याचल पर्वत का ढाल पूर्वोत्तर है, अचल और पर्वत साथ में, दोनों का मीनिंग सेम होता है, जिन शब्दों का अर्थ सेम है वो कभी साथ में नहीं आएंगे, इंपॉर्टेंट बात ये है, ठीक है। अगला देखिए आप, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। अब सब शुद्धि में क्या होता है, आपको 4 शुद्ध देता है, आपको शुद्ध लिखना है। एक तो ये पैटर्न हो गया। अब एक बार मुझे लग रहा है इस बार कोई पैटर्न चेंज करेगा, वो हल्का सा, वो मैंने आगे क्वेश्चन दिया है। तो क्या होगा, यह पढ़ते हैं तो आ होना चाहिए, सादृश्य, सृष्टि होता लेकिन आ है तो सृष्टा होगा। प्रफुल्लित, बहुत ज्यादा फूलने की जरूरत नहीं है, प्रफुल्लित खूब है। ऐच्छिक, एक प्रत्यय लग रहा है तो आई बनेगा, शब्द क्या बनेगा, ऐच्छिक। देखो अगर आप प्रत्यय के नॉलेज हल्का सा, तो ये सब सारे सही, दोनों सब सही हो रहे हैं आपको, पहला और चौथा। पर अगर हमें कोर ग्रामर सही है ना, बेसिक ग्रामर, कोर मतलब बेसिक ग्रामर, जो मतलब कि एक 9वीं-10वीं के बच्चे की ग्रामर होती है, वो ग्रामर भी सही है तो आपके सवाल सही होंगे इसके अंदर। ये सारे बेसिक क्वेश्चन है। अब देखिए आगे आप, एक मुझे लग रहा है इस प्रकार से प्रश्न आएगा इस बार। वो क्या होगा, आपको 4 या 5 शब्द दिए जाएंगे और देगा इसमें से शुद्ध शब्द छांटिए, ठीक है। तो इसमें एक एक शुद्ध होगा, इनमें वो आपको शुद्ध आगे लिखना पड़ेगा कौन सा होगा इसके अंदर। जैसे पहला है, ठीक है, तो ये जगत सही है। दूसरा है तो ये गूंगा सही है। तीसरा आ रहा है तो अक्षौहिणी सही है। चौथा आ रहा है तो प्रामाणिक सही हो गया इसके अंदर। तो वो शुद्ध शब्द आपको आगे लिखना पड़ेगा। इस ऐसा प्रश्न इस बार आने के समय मुझे लग रहा है ऐसा प्रश्न आएगा इस बार। फिर है मुहावरा का वाक्यों में सार्थक प्रयोग कीजिए। ये लोगों साहब सबका फेवरेट टॉपिक आ गया, मुहावरा का वाक्य प्रयोग कीजिए। अब मुहावरा में क्या होता है, देखो मैं थोड़ा समझाऊं आपको पहले इसके बारे में। मुहावरा और लोकोक्ति, मुहावरा एक होता है जो क्रियापद होता है, इसके अंत में क्या होती है, क्रिया आती है। जो वाक्य के हिसाब से क्रिया चेंज भी हो सकती है, मतलब उसका वचन लिंग चेंज होता है। चेंज में ऐसा नहीं नई क्रिया लिख दो आप, वचन और लिंग उसका चेंज हो सकता है। लोकोक्ति में ऐसा नहीं होता, जैसा है उसको वैसा ही लिखना है, उसमें आपको चेंज नहीं करना है। जैसे लोकोक्ति होगी उसको उसी प्रकार सेम वैसी वैसी वापस लिखनी पड़ेगी, उसको चेंज नहीं करना आपको। ये बेसिक फर्क होता है। और एक चीज क्या ध्यान रखना है इसके अंदर,
कि जब भी लोकोक्ति और मुहावरा आपका वाक्य प्रयोग करो, ठीक है, तो उस लोकोक्ति और मुहावरे के संबंधित जो अर्थ है वो अर्थ केवल उसमें स्पष्ट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अरण्य रोदन है, अरण्य नहीं जंगल, जंगल में जाके रोना, तो इसका मतलब ये नहीं आप जंगल में जाने रोने को उसमें स्पष्ट करते रहो। आप जंगल में रोने का मतलब क्या हो गया, कुछ सुनेगा वहां? भाई आपके कोई समस्या है, आप उसको बहुत लॉजिकली सोचना हल्का सा, कोई समझ। और आजकल क्या होता है, आपने देखा होगा पिछले मंच पे भी ये दो तीन ऐसे आगे एक दो आए थे, ठीक, हर बार आ रहे हैं, नए नए मुहावरे निकाल रहे हैं जिनका किसी को पता ही नहीं क्या है। आपको करना है क्या, मुहावरे ढंग से पढ़ना है कि भाई कहना क्या चाह रहा है, उस अकॉर्डिंग आपको नए वाक्य प्रयोग करके रख देना है वहां पर। ये क्या बोल रहा है इसमें, सार्थक प्रयोग कीजिए, प्रयोग करने की बात बोल रहा है, ये थोड़ी बोला इसका अर्थ लिखो आप, और अर्थ लिखोगे तो भी वही होगा जो अर्थ निकाल रहे हो आप उसका। अब कैसे, जैसे मान लो अरण्य रोदन आ गया, आपको पता ही नहीं, पता नहीं क्या कहना चाह रहा है। अब रोता आदमी कब है, जब कोई समस्या होती है, ठीक है। अब अगर किसी को कोई समस्या है, ठीक है, तो अपने कोई रिलेटिव के पास में, दोस्त के पास में जाकर रोएगा, रोने का मतलब कोई बात बताएगा अपनी, तब से कोई समाधान होगा ना, उसका वो प्रयास क्या होगा, अच्छा प्रयास होगा, सार्थक होगा प्रयास। अगर वही अगर कहीं जंगल में जाके कहीं भाखड़ा में जाकर रोएगा जोर जोर से, वो कौन सुनने वाला है, क्या उसका प्रयास वो सार्थक है, नहीं है ना, तो इसका अर्थ क्या हो गया, निरर्थक प्रयास, यही अर्थ है इसका। अब इसका वाक्य प्रयोग करो। एक बात और तो वाक्य प्रयोग की आपको, कि लोगों की समस्या वाक्य प्रयोग में होती है। क्या समस्या होती है, क्या साहब मेरे तो पिछले 2-3 बार से मेंस दे रहे हैं, हर बार सारे के सारे गलत हो रहे हैं, क्यों, क्योंकि पहले तो साइकोलॉजी दिमाग में बैठी मेरे सही हो गई नहीं, तो कैसे होंगे सही, पहली बात ये। दूसरी बात क्या इसके अंदर आती है, वो ये आती है कि अब अरण्य रोदन ने निरर्थक प्रयास, अपन ने इतनी लंबी चौड़ी बात की, अभी 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 इतनी लंबी चौड़ी बात की थी ना, ठीक है, उसी का तो वाक्य प्रयोग करना है यहाँ पर आपको, उसी का वाक्य प्रयोग करना है। उस वाक्य प्रयोग के अंदर निरर्थक प्रयास जो है, ठीक है, वो लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, वो इसके द्वारा ही वहां पर बताया जाना चाहिए, और उसकी सराउंडिंग स्टोरी बतानी चाहिए पूरी। भाई मोहन ने अपने दोस्तों के सामने जाकर अरुण रोदन किया, ये कोई वाक्य है क्या, उसमें कहाँ अर्थ आ रहा है निरर्थक प्रयास का, बताओ भाई। कोई समस्या होगी, उसका जिस जगह पे उसका समाधान नहीं हो सकता है, वो उसके वाक्य प्रयोग में आएगा। ये हम एक की बात नहीं कर रहे, चाहे कोई वाक्य प्रयोग करें हम, तो उसकी चाहे वाक्य प्रयोग आपका 2 लाइन का बन जाए, कोई गम की बात नहीं, लेकिन उसका पूरी स्टोरी लाइन उसके अंदर होनी चाहिए, और अंत में उसका जजमेंट इसके थ्रू आना चाहिए, अर्थ ना कि इसके अकॉर्डिंग। वहां गया उसने, उसका प्रयास सही नहीं था, इसलिए उसने अरण्य रोदन हो गया, अरे भाई ऐसा नहीं, ऐसे तो बात बिल्कुल नहीं चलेगी इसके अंदर। तो क्या होगा वाक्य प्रयोग, बताओ मुझे आप, इसका क्या लग रहा है आपको? बताओ क्या होना चाहिए? नहीं बना रहा हूं, आप ही बनाओ। विकास कार्यों के लिए सरकारी सहायता की अपेक्षा करना अरण्य रोदन है, इसलिए सब गांव वाले इकट्ठा हो और अपना काम करो। ये क्या उनका प्रयास सही नहीं होगा ना? विकास कार्य के लिए, विकास कार्य के लिए सरकारी सहायता की अपेक्षा करना क्या है, अरण्य रोदन है, निरर्थक प्रयास है। इसके आगे अगर ऐड करते हैं थोड़ा सा, हम गांव में तालाब बनाने के लिए इतने सालों से प्रयास कर रहे हैं, या इतने सालों से अपनी मांग उठा रहे हैं, अब तो लग रहा है कि सरकारी सहायता से ये काम होना तो क्या है, अरण्य रोदन है। ये चीज उसके पूरी स्टोरी लाइन चाहिए साथ में उसकी, वो पूरा होगा। विकास कार्य के लिए सरकारी सहायता की अपेक्षा करना क्या है, अरण्य रोदन है। वही देखो आप, क्या है भाई, सबरी के बेर कैसे थे भाई, सबरी के बेर मीठे थे, राम जी कैसे लगे थे? अब सबरी ने राम जी को बेर खिलाए थे ना, तो गुस्से से खिलाए थे, राम जी ने छीन लिए थे उनसे, या प्रेम से खिलाए थे उन्होंने? बताओ साहब, कैसे खिलाए थे राम जी ने, कैसे उन्होंने जिम्मे थे? राम क्या है, सबरी कौन थी? राम की भक्त थी, एक छोटी सी कुटिया में रहती थी,
राम क्या है, एक राजा थे, तो राजा और उनके बीच में क्या तालमेल है? अगर वो उसको कोई चीज भेंट कर रही है, दे रही है, तो वो क्या हुआ बताओ, क्या अर्थ होगा इसका? मतलब प्रेम से दी गई छोटी सी भेंट ही होगा ना भाई, प्रेम पूर्वक दी गई छोटी सी भेंट। अब ऐसा कोई एग्जाम्पल बनाओ जिसमें मालिक और नौकर की बात आए, ठीक है, और नौकर मालिक को कुछ भेंट कर रहा है और कह रहा है आप सबरी के बैर ग्रहण कीजिए। आप बनाओ कोई ऐसा एग्जाम्पल, कोई बात हुई ना, बनाओ। मालिक के जन्मदिन पर नौकर ने तस्वीर देते हुए या भेंट करते हुए कहा कि कृपया सबरी के बैर स्वीकार कीजिए। अब अगर आप मान लीजिए ना कि जन्मदिन पर मिठाई भेंट करते हुए, नहीं, बैर आ गया मतलब खाने की वस्तु नहीं आनी चाहिए, बैर भी वापस नहीं आना चाहिए। जो यहाँ शब्द है इसके अंदर जो चीज है वो उस वाक्य के अंदर वापस कहीं लिखनी नहीं आनी चाहिए। बात ये इंपॉर्टेंट बात ये समझाने का प्रयास मैं आपको ये कर रहा हूँ, ये देने का रीजन ये था। यहाँ पर मालिक के जन्मदिन पर नौकर ने मिठाई भेंट करते हुए कहा कृपया सबरी के बैर स्वीकार कीजिए, नहीं, जो इसकी जो डिमांड है, जिस प्रकार का ये वस्तु है उस प्रकार की वो वस्तु नहीं होनी चाहिए। तो तस्वीर भेंट करते हुए कहा कि सबरी के बैर स्वीकार कीजिए, वो इसका सही वाक्य प्रयोग होगा। और वाक्य प्रयोग हमेशा प्रैक्टिस से सही होंगे। थोड़ा आपको सोचना उसके अंदर कि यार ये किसके सराउंडिंग बात की जा रही है, कैसी बात की जा रही है, उसके अकॉर्डिंग वाक्य प्रयोग करना आपको। और जितना करोगे आप उतना फायदे में रहोगे। अगर मैंने यहाँ वाक्य प्रयोग कर लिए सारे, ठीक है, तो आपको उससे कुछ फायदा नहीं होगा। आपको फायदा कब होगा? जब आप इसके वाक्य प्रयोग करोगे, जहाँ थोड़ी बहुत मिस्टेक रही है वो उसके अकॉर्डिंग सही किया, फिर और आगे वापस करो आप, तब आपको उससे बेनिफिट होगा। और अगर आपने, मैं तो एक 8-10 वाक्य प्रयोग है, उन 8-10 को 2-3-4 बार, जैसे मान लो ये सबरी के बैर है, इसके एक ही मुहावरे के आपने 3-4 वाक्य प्रयोग किए, या अरे ने रुदन है, इस सेम के अगर आपने 3-4 वाक्य प्रयोग किए, तो आपका आगे गलती को चांस नहीं होगा। क्यों? फिर आपको टेक्निक आएगी वाक्य प्रयोग करने की, ठीक है, जो प्रैक्टिस से आती, सिखाने से नहीं आती। बात ये हम ये बता सकते हैं कि इसमें कैसे करना है आपको। भाई स्वर्ग प्राप्त करने की पहली शर्त क्या है? भाई होता है ना, मुझे स्वर्ग प्राप्त करना है, भाई मोक्ष प्राप्त करना है, स्वर्ग प्राप्त करना है, बताओ पहली शर्त क्या है? मरना पड़ेगा, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिले। तो पढ़ना तो भाई पड़ेगा, प्रैक्टिस तो खुद को ही करनी पड़ेगी। अब देखिए फिर आगे, करो अर्थ करो इनके आप। ओस का मोती कैसा होता है? सॉलिड होता है एकदम भयंकर, कभी खराब नहीं होता है, कभी हटता नहीं, ऐसा होता है। कैसा ओस का मोती कैसा होता है? मोती किसका बन रहा है? ओस का। ओस का मोती जो होता है वो ज्यादा देर टिकता है क्या? नहीं है ना। ओस पड़ी है, उसका मोती बना है, कितनी देर रहेगा वो? भाई उसका जो टाइम पीरियड कम रहेगा ना। तो वैसा ही इसका अर्थ है, ओस का मोती क्या होगा? शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु, शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु। संत जन जो है, संत जन धन वैभव को ओस का या ओस के मोती के समान समझते हैं। उनके लिए इसकी कोई अहमियत, ओस के मोती कोई अहमियत होती है क्या? बिल्कुल नहीं होती, शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु होती। तो क्या संत लोग होते हैं वो पैसों को अहमियत देते हैं क्या? नहीं देते हैं। तो संत लोगों के लिए जो धन संपदा है वो क्या है? ओस के मोती के समान है। इसका वाक्य भी हो गया सिंपल सा। आप बनाओ इसके दो, हर एक के 3-3 चाहते बनाने आपको, ठीक है। फिर आप साथ में शेयर करते रहना, आप देख लें इसके अंदर जो भी हुई आपके। फिर एक कट्टे पर नमक छिड़कना, एक तो कटा है ऊपर से क्या नमक छिड़का, तो कैसे ठंडा ठंडा लगेगा, अच्छा लगेगा
भाई अगर कट्टे पे नमक छिड़क दिया तो क्या सही होगा? उससे कोई एंटीबायोटिक है वो उसके लिए या एंटीसेप्टिक है, सॉरी, वैसा तो नहीं होगा ना। मतलब एक तो कटा है, मतलब एक तो दुख हुआ है, तो परेशानी हुई ना, उसको और दुखी करना, परेशानी को और परेशान करना, दुखी को और दुखी करना, कटे पे क्या करना? नमक छिड़कना। सड़क पे चलते अपाहिज की बच्चा खिल्ली उड़ा रहे थे, एक जाते हुए सज्जन ने उनको डांटते हुए कहा, क्यों इसके कटे में नमक छिड़क रहे हो रे? ये क्या हो गया इसका वाक्य प्रयोग? आपको उसका वाक्य प्रयोग उसी प्रकार से करना है जब भी कोई वाक्य प्रयोग शब्द आए तो। अगला है साहब, निम्नलिखित लोकोक्तियों का अर्थ स्पष्ट, इनके केवल अर्थ बताने हैं आपको। हालांकि लोकोक्ति का वाक्य प्रयोग आसान होता है, आप केवल इसका अर्थ बताना है कि चंदन की चुटकी भली गाड़ी भरा न काठ। चंदन और लकड़ी, इन दोनों की तुलना की जा रही है। चंदन की तो चुटकी है और गाड़ी क्या भरी हुई है? लकड़ी की भरी हुई है। क्या मतलब है इसका साहब? अरे वस्तु का महत्व किससे है? भाई दो चीज होगी ना, या तो क्या होगा? गुण, एक मात्रा। अगर गुण बढ़िया है तो कम मात्रा चलेगी उसके अंदर, और गुण अच्छा नहीं है और ज्यादा मात्रा है तो वो कोई काम की नहीं है। मतलब वस्तु की अहमियत किससे होती है? उसके गुणा से होती है, ना कि मात्रा से। अब इसमें ये नहीं लिख रहा वस्तु की अहमियत मात्रा से नहीं होती, उसके गुणा से होती है, नहीं, फिर गलत होगा वो। क्यों? पहले क्या आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आगे लिखा जाएगा ये। अगर ये है कि चंदन की चुटकी भली गाड़ी बड़ी न बरान काट, कि चंदन की जो चुटकी होती है वो ज्यादा भली होती है, किससे? गाड़ी भरी हुई लकड़ियों से। वस्तु की अहमियत उसके गुणों से होती है, उसकी मात्रा से नहीं। तो गुण यहाँ आएंगे, मात्रा यहाँ आएगी। लिखने में भी ध्यान रखना है। अगर इस प्रकार लिख दिया, हालांकि लिखने का आपका उद्देश्य सही है, या उद्देश्य नहीं दिखेगा, या जो है उसके अकॉर्डिंग दिखेगा वहां पर। फिर है छछूंदर के सर चमेली कहते हैं। देखो भाई छछूंदर भी कितनी फैशनेबल हो गई है। चमेली का जो तेल होता है ना, ठीक है, बताओ इसका प्रयोग सबसे अधिक कहाँ किया जाता है? हनुमान जी को दिया करने में बिल्कुल करते हैं भाई। कितनी चमेली जो है कितनी सेक्रेट हो गई है, कितना एक क्या कहते हैं उसको, क्या बोल सकते हैं, आध्यात्मिक चीज हो गई कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जा रहा है। देखो आप तो कितनी स्तरीय वस्तु होगी, बात है ना, स्तरीय, स्तरीय नहीं, स्तरीय नहीं, बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल की वस्तु। तो उस अच्छे लेवल की वस्तु का प्रयोग कौन कर रहा है? छछूंदर। अब बताओ अर्थ इसका फिर आप। ये मतलब क्या हो गया? अयोग्य व्यक्ति। और इसका मतलब क्या हो गया? स्तरीय वस्तु। अयोग्य व्यक्ति द्वारा स्तरीय वस्तु का प्रयोग करना। छछूंदर के सर चमेली का तेल। क्योंकि चमेली का तेल स्तरीय वस्तु क्यों हुई? क्योंकि हमने देखा है चमेली तेल का प्रयोग कहाँ होता है? मंदिरों में होता है। मतलब एक आध्यात्मिक और एक अच्छी जगह प्रयोग होता है इसका हमेशा। तो ये वस्तु कैसी होगी? स्तरीय। स्तरीय नहीं होगी, ध्यान, स्तरीय, ऐसा स्तरीय, ये वाला स्तरीय। और इसका प्रयोग किसके द्वारा करना? अयोग्य द्वारा, जिसको इसकी अहमियतता नहीं है। वो क्या होगा? छछूंदर के सर चमेली का तेल। आगे देखिए आप। तन पर नहीं लत्ता, पान खाए अलबत्ता। और कोई ठिकाना है ही नहीं, लेकिन रही सी पूरी करनी है। तन पर नहीं लता मतलब अभावग्रस्त। अभावग्रस्त होने पर भी ठाठ से रहना। अभावग्रस्त होने पर भी ठाठ से रहना। तन पर नहीं लता, पान खाए अलबत्ता। दलाल का दिवाला क्या और मस्जिद का ताला क्या? इसका अर्थ बताओ पहले आप। चलो,
भाई जिसकी कोई क्षति का भय नहीं है, जिसके कोई नुकसान का भय नहीं है, ठीक है ना भाई, क्या दलाल का तो क्या दिवाड़ा है और मस्जिद का ताला क्या है भाई। जिसकी क्षति का कोई भय नहीं है उसकी सुरक्षा करने का क्या मतलब? इसका अर्थ क्या होता है? जिसकी क्षति का कोई भय नहीं होता है उसकी सुरक्षा करने का कोई अर्थ नहीं है। बात ये है। फिर देखिए आप अगले शब्द अपने इंग्लिश वाले हैं, रेफ्यूलेशन है, इसका मतलब होता है खंडन। और ऑब्सोलेट शब्द है, एब्सोल्यूट नहीं, ऑब्सोलेट, इसका मतलब होता है अप्रचलित। ऑब्सोलेट, अप्रचलित। एक इनवॉइस, ये तो आपने खूब बड़ा होगा, इनवॉइस तो आता है ना अपने बिल के साथ में, तो क्या होगा? बीजक या बीचक या ये बीजक, वो तो याद नहीं आ रही आपको, अपने कबीरदास जी वाली तो उनकी रचना का नाम। और एक शब्द है अपना कौन सा, ये ऑनररी, मतलब जो पैसे वैसे नहीं दिए जाते जिसको वहाँ पे, अवैतनिक। ये कुछ शब्द है जो हमने पढ़े हैं, पूरे व्याकरण के थे। इसके बाद में हम बात करेंगे इसके आगे जो होगी अपने रचना वाले पार्ट की। देखो ये व्याकरण का पार्ट है केवल, ठीक है। दो पार्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि शुरुआती क्लास बड़ी क्लास नहीं लगे, और आप करो तो भी थोड़ा आसानी से वहाँ एक एक पार्ट में ध्यान दे सको। तो कुछ पेपर अपन शुरुआत में ऐसे रखेंगे, फिर अपन पूरे पेपर करेंगे लगभग सारे ही बाद में, 5-7 पेपर तक ऐसे करेंगे एक बार, और जो बाकी बचेंगे पेपर खूब सारे, लगभग 25 के आसपास पेपर करेंगे हम, ठीक है। उनको अपन फिर पूरा पेपर करेंगे। और कोशिश ये रहेगी कि शुरुआत में चलो ठीक है आपने थोड़ा बहुत टाइम लग गया कोई बात नहीं, जो आखिर के जो अपने 10 एक पेपर है वो आपको 1.5 घंटे में पूरे करने हैं। कोशिश ये करनी है अपने को विद एक्यूरेसी, 1.5 घंटे के अंदर। 1.5 घंटे का मतलब ये है, अगर हिंदी में 1.5 घंटा है, फिर इंग्लिश में अगर आपको 1.5 घंटा मिलेगा तब आपको थोड़ा सोचने का टाइम मिल जाएगा इसमें, क्योंकि 120 नंबर की अपने हिंदी है और 80 नंबर की आपका इंग्लिश है, जैसे 20 नंबर की ग्रामर है इसके अंदर। तो पैराग्राफ राइटिंग होगी, उसमें थोड़ा टाइम भी लगाओ तो भी दिक्कत की बात नहीं उसमें। और होता क्या जनरली इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। निबंध करते हैं वो, मैं आपको सिखाऊंगा सारी कि जब निबंध करो तो क्या ध्यान रखना है, पलवन में क्या ध्यान रखना है, संक्षिप्तीकरण में क्या ध्यान रखना है, पत्र लेखन कैसा करना है। मैं आज बताऊँ आप, मैंने अभी कुछ दिन पहले ये सब रीड करना स्टार्ट किया था। पत्र लेखन तो 90% जगह गलत पढ़ाया जा रहा है, सब जगह ही पता ही नहीं क्या पत्र लेखन, आज क्या लिखवा रहे हैं, क्या पूछ रहे, डिमांड क्या है उसके अंदर, पत्र की डिमांड क्या होती है, पत्र का पूरा किस प्रकार से पूरा उसको प्रारूप की तरह लिखा जाता है पूरा उसका, क्या क्या उसमें अपन नया ऐड करेंगे। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, अभी क्या हुआ है कि आपने जो पिछले मेंस के मार्क्स देखे होंगे, मैं कई लोगों को ऐसे जानता हूं जिनके 200 में से 60 से 70 के बीच में मार्क्स आए हैं, और जिनके हिंदी व्याकरण के अंदर 35, 38 और 42 के आसपास नंबर थे, 35 से 42 के बीच में। अब सोचो आप एक बार, 50 में से अगर किसी के, मैं तो 35 नंबर भी आ रहे हैं और यूं आ रहे हैं उसके 65, मतलब कितने नंबर आ रहे हैं उसके? 30 नंबर। कितने कितने में से? 150 में से क्या आ रहे हैं भाई उसके? इस बार लोगों के सबसे अधिक जो मार्क्स कटे हैं वो कॉम्पोजिशन पार्ट के अंदर कटे हैं। क्यों? क्योंकि लिखना आता नहीं है, लिखते हैं तो अशुद्धियाँ बहुत ज़्यादा करते हैं, किन शब्दों को डाल देते हैं, एक एक मात्रा की गलती काटी है इस बार, बिंदी बिंदी की गलती काटी है, आप कभी काटेंगे। ये मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन बात जो है जो बात फैक्ट बात बता रहा हूँ इसके अंदर, आपको बिल्कुल नंबर काटेंगे। तो आपको हमें किन किन जगह ध्यान रखना है, कहाँ गलती नहीं करनी है, किस प्रकार से कम ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे अपन उसके अंदर, क्या जो गलत होने की अपने आशंका होती है उसके अंदर, वह चीज़। तो पत्र लेखन का पूरी तरह कैसे लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, बिल्कुल डिफरेंट पत्र है अपना एकदम। और जनरली अपन क्या देखते हैं, कई जगह ऐसा होता है, आपने देखा भी होंगे कि कोई डिपार्टमेंट का पत्र निकाल लिया, देखते हैं कि हाँ यार इसमें कैसा लिखा हुआ है, दिनांक पत्र क्रमांक कैसे लिखा हुआ है, बिल्कुल सही, हाँ यार ऐसा पत्र होता होगा। तो भाई उसमें भी मिस्टेक हो सकती है। जरूरी नहीं है किसी डिपार्टमेंट में लिखा गया पत्र वो बिल्कुल 100% सही है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही पत्र होता है, ये तो 100% सही है, बिल्कुल नहीं है ऐसी बात। तो कोर जो हिंदी के जो टीचर होते हैं, जो आगे पेपर बनाते हैं, वो उन प्रारूप से बनाते हैं, जो प्रारूप है उनके पास आरपीसी में पूरे पूरे पड़े होते हैं, पूरे प्रारूप पड़े होते हैं, इस प्रकार से होता है पूरी वो चीज़। तो उनकी जो की होती है उसमें वैसा ही आंसर होता है उसका, और हमारे से वो मेल खाता नहीं है, फिर वो कैसे मार्क्स देगा बताओ आप? भाई आपको ये तो मान के बैठो आज भी कि 10 नंबर का पत्र है तो 5 ज़्यादा वो देगा ही नहीं,
और 5 से ज़्यादा लेने हैं तो उसमें कुछ चेंज करने पड़ेंगे, जो हम बात करेंगे आगे। मैं लिखूंगा, पत्र दिखाऊंगा आपको किस प्रकार से लिखना आपने को। तब 5 से अधिक मार्क्स भी आते हैं, बिल्कुल आएंगे, 7-8 नंबर भी आ सकते हैं उसके अंदर, बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब 5 नंबर का अपने को आएगा और उसके अंदर अगर हम 8-10 मात्रा की गलती कर रहे हैं तो अपने उसकी क्या गलती बेचारे, 2 नंबर क्यों क्यों नहीं देगा आपको, 1.5 या 2 नंबर। ये ध्यान, खास तौर से ध्यान रखना आपको। इस बार लोगों को कंपोजिशन नंबर बहुत कम दिए हैं। क्यों दिए हैं? क्योंकि एक आदमी ने एक ही प्रश्न चेक किया है। जब एक व्यक्ति एक ही प्रश्न चेक करता है तब उसके सामने खूब सारे प्रश्न होते हैं, फिर वो ऐसे निकलते हैं उनके आंखों के सामने से। जब अच्छा लिखा होगा तो वहाँ टाइम देगा वो, और जहाँ टाइम दिया वहाँ मार्क्स अच्छे मिलेंगे। तो मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि पत्र लेखन पढ़ो तो ऑथेंटिक जो बुक्स है उनमें से एक बार प्रारूप ढंग से पढ़ के फिर उसको आप खाके में डालिए, ना कि ऐसे ही उठा लिया कोई पढ़ लिया उसको। क्योंकि ऐसे पढ़ने वालों को तो पिछली बार 30 नंबर है, देख लो आप, 35 से 40 नंबर है ग्रामर के अंदर। इसका मतलब क्या है, उनकी तैयारी अच्छी थी, लेकिन टोटल कितने आए? 65 नंबर ही आए। तो वह चीज़ है, इसका आप ध्यान रखना। इसे आगे बात अपन पार्ट सेकंड के अंदर करेंगे। थैंक यू।